we will start from reptiles. What are the reptiles? Characteristics of reptile. Reptiles are cold-blooded. Reptiles जो होते हैं वो cold-blooded होते हैं. It means के they can not maintain their body blood. It means they maintain their body temperature according to environment. Like जैसे हम लोगों का ब्लड है उसका जो सिस्टम है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि हम लोग जो है वो 36 सेंटीग्रेड से अबव जो है वो अगर हमारा टेम्परेचर हो जाए तो हमारा सिस्टम जो है वो अप डाउन हो जाता है. वी कैन नॉट टॉलरेट. जैसे कि 36 सेंटीग्रेड विच इज इक्वल 37 सेंटीग्रेड इक्वल टू 98 फ़ारेनहाइट. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हमारा अगर उससे अबव हो जाता है टेम्परेचर तो जिसे हम फीवर कहते हैं, बुखार कहते हैं, वी कैन नॉट टॉलरेट. ऐसे कैरेक्टर रखने वाले एनिमल्स को कहा जाता है वार्म ब्लडेड, जबकि कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं. उन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा. Number second, regulate their body temperature using the environment. वही can survive both on land and in water. यानी कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी रह सकते हैं. यानी कि they are dual in nature. Few species live in the water, whereas few live in the अर्थ. इसको हम ड्यूल नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि इसकी कुछ स्पीशीज पानी में रहती हैं और वो जो पानी में रहती है इट डजंट मीन के वो खुश्की पे रहेगी. खुश्की पे रहने वाली स्पीशीज जो होगी वो दूसरी होंगी. उसके बाद मोस्टली एक तकरीबन इनकी स्पीशीज जो है वो एक जो है उसको ले करती हैं. नंबर सेकंड, उसके बाद जो मोस्ट हैव स्केल्स, नन हैव देयर फर और हेयर और फर. यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर बाल नहीं होते, पंख नहीं होते, बल्कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं हार्ड. ऑल लेक एक्सटर्नल एयर, इनके बाहर के जो कान, पिन्ना जिसे हम कहते हैं, बाहर कान के दो हिस्से होते हैं, कान का अंदर वाला हिस्सा और एक कान का बाहर वाला हिस्सा. बाहर वाले हिस्से को एक्सटर्नल एयर और बायोलॉजिकली उसे पिना कहते हैं. दैट इज मिसिंग इन रेप्टाइल्स. इनके रेप्टाइल के 4 बड़े ग्रुप्स हैं, 4 मेजर ग्रुप्स हैं. दैट इज क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स एंड स्नेक्स, जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे. Reptiles, the first amniotes. Reptiles जो है वो first amniotes काउंट होते हैं. What is amniote? हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब एक की डेवलपमेंट होती है तो एक के ऊपर एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक लेयर. जिन एक के ऊपर जब हम एक को बॉईल करते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो उसके ऊपर एक बारीक सी स्किन जो है वो अलग से चढ़ आती है जिसे हम उतार देते हैं बाद में, उसे एमनियोटिक लेयर कहा जाता है. जिन एक के अंदर ये लेयर मौजूद होती है उसे एमनियोटिक एक कहा जाता है, जिसके अंदर नहीं होती उसे एनेमनियोटिक कहा जाता है. तो ये एक के ऊपर ये जो एमनियोटिक लेयर फर्स्ट जो जहाँ से अपीयर हुई थी दैट वाज रेप्टाइल. रेप्टाइल से फर्स्ट जो है वो एमनियोटिक एक जो है वो डेवलप हुआ था. इट्स एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. और रेप्टाइल्स को हम कहते हैं रेप्टोस. मींस वर्ड रेप्टाइल्स जो है वो रेप्टोस से निकला है, जिसका मतलब है टू क्रीप, टू क्रॉल, यानी कि जमीन के ऊपर जो है वो पेट के बल जो है वो रेंगना, वो जो है वो क्या कहते हैं, रेप्टोस का वर्ड की मीनिंग है. रेप्टाइल were the first vertebrate that possess amniotic egg. Amniotic egg have an extra embryonic membrane. These membrane perform the following function. जिसमें मैंने अभी आपको बताया एक के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, that is extra embryonic membrane called amniotic membrane. और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं. नंबर फर्स्ट, दे प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन.
इसका पहला काम ये होता है इस एमनियोटिक लेयर का, ये एम्ब्रियो यानी कि जहां से एक नया रेप्टाइल डेवलप होगा, उस एग से जो नया बच्चा पैदा होगा, उस एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाता है, यानी कि पानी की कमी से बचाएगा, वो उसको प्रोटेक्शन देता है जिससे उसकी एग जो है वो डेसिकेशन से बचेगा। नंबर सेकंड, दीज सपोर्ट द एम्ब्रियो लाइक पोर्शन, यानी कि ये जो है एम्ब्रियो को जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है और उसको फिक्सेशन में जो है वो उनको हेल्प करता है। नंबर थर्ड, दिस मेम्ब्रेन प्रमोट गैस ट्रांसफर, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है एग की, वो एग के शेल से अंदर और बाहर जो है वो गैसेस की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। These membrane remove the waste material. These membrane removes the waste material, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर यानी कि एग के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से एग से क्या होगा, out होगा. So these are the four function performed by the amniotic membrane. So that's why amniotic membrane is important character of the reptiles. Amniotic egg of reptile and birds also following parts. अब ये जो amniotic egg है यानी कि जो reptiles का egg है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, shell, albumin and yolk. अंडे के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, ज़ाहिर है अंडे का बाहर का खोल जिसे हम शेल कहते हैं, अंदर की सफेदी एल्ब्यूमिन कहते हैं, और उसके अंदर एक येलो कलर का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड यॉक। ठीक, शेल चाहे वो रेप्टाइल्स का हो चाहे वो बर्ड्स का हो, दैट इज ऑलवेज हार्ड एंड लीथरी, यानी कि वो सख्त होता है, हार्ड होता है। अगर देखो अंडे को तोड़ते हैं तो वो किस तरह से टूटता है, दैट इज हार्ड एंड लीथरी। और इसका काम होता है उसके अंदर जो एक का यॉक और एल्ब्यूमिन है जहां से एम्ब्रियो बनेगा उसको प्रोटेक्शन देना। एल्ब्यूमिन जो व्हाइट पार्ट होता है एम्ब्रियो का, और वो क्या करता है, उस एम्ब्रियो को नरिश करता है और उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद यॉक जो है, यॉक सप्लाइज द फूड टू द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो तक जो फूड सप्लाई हुआ दैट इज परफॉर्म्ड बाय द यॉक। सी दिस इज yolk stalk, this is yolk sac, this is embryo, these are three layer, chorion, amnion and allantois. ठीक, ये तीन लेयर्स है एक के अंदर, और ये एक एम्ब्रियो। अगर आप देखें तो ये एक एम्ब्रियो बना हुआ है, छोटा सा डेवलपमेंटल स्टेज है किसी रेप्टाइल की, ठीक है। और ये एम्ब्रियो यानी कि यहाँ ये जहाँ आस्ते 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 बड़ा होगा, इसको जो फूड सप्लाई करेगा वो फूड कौन सप्लाई करेगा, ये यॉक सप्लाई करेगी। इसको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा वो न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करेगा, एल्ब्यूमिन करेगा। और इस पूरे इस सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करेगा दैट इज शेल। इसके बाद है ऑल दीज फीचर्स आर एडेप्टेशन फॉर डेवलपमेंट ऑन लैंड। ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो इन्होंने अडॉप्ट किए हैं ताकि वो जमीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर रह सकें। द एमनियोटिक एग इज द मेजर साइनेपोमॉर्फी, यानी कि साइनेपोमॉर्फी मीन्स के अ डिस्टिंग्विश करेक्टर, एक ऐसा करेक्टर जो बाकी इससे पहले वाले जो फाइलम है उनसे क्या है, डिफरेंट है, सेपरेट है, चेंज करेक्टर है। सो बिफोर दैट जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं दे आर एनएमनियोटिक, they are not amniotes first arrive from the reptiles and onward, जितने भी हैं वो सबके सब amniotic egg रखते हैं। It distinguish the reptile, birds, mammals from the non-amniote vertebrate, क्योंकि reptile के बाद birds और mammal आ जाते हैं, वो तीनों के egg जो है वो amniotic होते हैं, और वो किससे distinguish करते हैं, non-amniotic vertebrate से, जो इससे पहले वाले फाइलम में like amphibians. The amniotic egg has played an important role in success of vertebrate in terrestrial habitat. इसका मतलब ये है कि जो amniotic egg होता है वो किसी भी vertebrate
टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की पे रहने वाले जो है वो रेप्टाइल के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको सरवाइव करवाने में, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर एमनियोटिक एग। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। Thus the membrane of this class flourished on land living reptiles or turtles, यानी कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं, टर्टल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स जो जमीन पर रह रहे हैं, उनकी जो सक्सेस होने का जो राज है दैट इज एमनियोटिक लेयर, क्योंकि इससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हुए, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिली, एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिली, न्यूट्रिशन मिली, एंड वो उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इजीली ग्रो कर रही किया उन्होंने ज़मीन पर और सर्वाइव किया। Like lizards, snake, worm lizards, crocodile, and totara. These are the different group of the reptiles which survive on the land successfully. इसके बाद है क्लैडिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमनियोटिक लीनिएज, यानी कि आप लोगों को मैंने ये क्लैडिस्टिक एनालिसिस पढ़ाया था, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, इस सेमेस्टर में भी हमने शुरू में पढ़ा था कि व्हाट इज क्लैडिस्टिक। आपको मैंने समझाया था कि जो जब हम ट्री बनाते हैं एक रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म का दूसरे से रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को एक ट्री की फॉर्म में एक हियरार्चिकल वे में शो करना, दैट इज कॉल्ड क्लैडिस्टिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ठीक, क्लैडिस्टिक मेथड, इसमें दो चीजें आ जाती है, एक आ जाता है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स और दूसरा आ जाता है क्लैडिस्टिक मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लैडिस्टिक मेथड। Cladistic taxonomic method have re-examined and reinterpreted the amniotic lineage. Cladistic जो टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो है वो ये फीचर जो है उसके ऊपर जब काम किया, वो उन्होंने ये देखा कि एमनियोटिक लीनिएज कहाँ से शुरू हो रही है, किससे शुरू हो रही है और उसमें से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है। क्लैडिस्टिक बिलीव दैट द क्लैडिस्टिक बिलीव यानी कि जो इसके ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, दैट द एमनियोटिक लीनिएज इज मोनोफाइलेटिक, यानी कि